अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता को समझना। क्या है ये? भारत एक विशाल देश है जहाँ भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई और धार्मिक विविधता हमें देखने को मिलती है। यह विविधता हमारे समाज को अनोखी बनाती है और एक दूसरे से सीखने के अवसर देती है। विविधता होती क्या है? विविधता का बेसिक मतलब होता है भिन्नता या विभिन्नताएं। यह विविधता कई रूपों में पाई जाती है, जैसे भौगोलिक विविधता, जैसे पहाड़ हुए, मैदान है, रेगिस्तान है और तटीय क्षेत्र है। भाषाई विविधता, भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी, तो आप उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता में भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और वो मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारी विविधता को दर्शाता है। फिर है सांस्कृतिक विविधता। देखिए, भारत के हर राज्य की अपने अपने अलग अलग खान पीन हैं और उनके पहनावे अलग हैं, और उनके जो त्योहार मनाने की परंपराएं हैं वो भी अलग अलग हैं। विविधता का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान करना सिखाती है और विविधता हमारे समाज को मजबूत और समृद्ध बनाती है। अलग अलग अनुभवों से सीखने का हमें अवसर प्राप्त होता है अगर विविध समाज में हम रहते हैं। विविधता का कारण क्या होता है? किन किन मुख्य कारणों से विविधता उत्पन्न होती है? तो सबसे पहला है भौगोलिक कारण। देखिए, अलग अलग जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों ने लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया है। ये बहुत आम बात है कि जलवायु लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करती है। जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर वहाँ की जलवायु गर्म है तो आप शीत जलवायु में जाना पसंद करेंगे। ऐसे ही ऐतिहासिक कारण क्या हो सकते हैं? विभिन्न आक्रमण हुए, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भी विविधता को जन्म दिया है। ये कैसे जन्म दिया है? देखिए, जब आक्रमण होते हैं तो जो आक्रमणकारी अपने साथ में अपने अपने पहनाव, अपने कल्चर और अपने खान पान को साथ लेकर के चलते हैं, तो उन सारी चीज़ों से ये विविधता उत्पन्न होती है। आर्थिक कारण क्या होते हैं? विभिन्न क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और ये सांस्कृतिक जो स्थिति होती है, इन सब में भिन्नता लाती है। जिसके पास में जितने अच्छे संसाधन होते हैं, जिनको अच्छे संसाधन और अवसर मिलते हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं, और जिनके पास संसाधन और अवसरों की कमी रहती है, उनको थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। विविधता और एकता। विविधता और एकता, भारत में अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना पाई जाती है। भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद भी हम सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के एक ही नागरिक हैं, और हम हम सभी भारतीय राष्ट्रीय हैं। संविधान में सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता और एकता साथ साथ चलते हैं, जहां विभिन्न धर्म, जाति, परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति के होने के बावजूद भी सभी भारतीय एक राष्ट्र के रूप में जुड़े हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एकता कैसे दिखाई पड़ती है? आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आप देखते हैं कि भारत के लोगों पे जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उनसे लड़ने के लिए एकजुट होकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए सभी ने संघर्ष किया, चाहे वो हिंदू हो,
या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों के लोगों ने साथ में मिलकर भागीदारी निभाई। इसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने इन सभी को संगठित करने का कार्य किया। पंडित नेहरू का इसमें दृष्टिकोण क्या रहता है? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उन्होंने उस बुक में लिखा कि भारत की एकता बाहर से भारतीय एकता कोई बाहरी शक्ति द्वारा थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, शक्ति का उदाहरण है। भारतीय एकता इसकी संस्कृति और परंपरा और सहिष्णुता में समाई हुई है। यहाँ विभिन्न मतों और विचारों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय समाज में अनेकता और एकता। देखिए, अलग अलग धर्म, हिंदू हुआ, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध हैं, और सभी धर्मों का सम्मान और सहिष्णुता सिखाना हमें यूनिटी के अंतर्गत आता है। और भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय लोग मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के पहनावे भी मिलते हैं भारत में, और विभिन्न प्रकार का खान पान मिलता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के ये सब विभिन्न अंग हैं, ना कि ये अलग हैं। ये सब एक ही साथ में, एक ही क्षेत्र के पहलू कह सकते हैं इनको। आप 6 क्लास की एनसीईआरटी में लद्दाख की एक केस हिस्ट्री दी हुई है, तो उसके बारे में देखते हैं। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर के पूर्व में स्थित एक पहाड़ी और ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसकी जलवायु कैसी है? तो यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, और साल के अधिकांश समय यहाँ का जो क्षेत्र है ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। और प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ पे पर्वतों पर कम पेड़ पौधे उगते हैं, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ रहता है, बारिश कम होती है, इसीलिए पेड़ पौधे कम उगते हैं। पानी के लिए लोग जो है ये गर्मियों में जो बर्फ पिघलती है ना, उस पर निर्भर होते हैं। और यहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। यह ऊन बहुत ही कीमती होती है, और इसे महंगे पश्मीना शाल बनाए जाते हैं। और लद्दाख के लोग इसे कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, जहाँ पर ऊन से शालें बुनी जाती हैं। और खान पान की बात करें तो लोग दूध से बने उत्पाद जैसे मक्खन हुआ, चीज जैसे छेना हुआ, मांस खाते हैं। और प्रत्येक परिवार के पास में कुछ बकरी, गाय और याक होती ही हैं, क्योंकि इन्हीं से उनका कारोबार चलता है, उनका घर चलता है। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। लद्दाख ऐतिहासिक रूप से एक व्यापारिक मार्ग का हिस्सा है। अगर आप भारत की स्थिति देखें, और यहाँ पे आप अगर जो देखें, तो लद्दाख जो है ये व्यापारिक मार्ग पे पड़ता है, इसीलिए ये मध्य एशिया से आने वाले व्यापार के मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे मसाले और कच्चा रेशम और दर्रियाँ यहाँ से आते जाते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है ये तिब्बत पहुँचा था। तो ये ऐसा माना जाता है कि लद्दाख के माध्यम से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख में लगभग 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ, और अब इस समय पर अच्छी खासी मात्रा में मुस्लिम आबादी यहाँ लद्दाख में रहती है। और सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो लोकगान और कविताओं के रूप में एक मौखिक संग्रह, मतलब मौखिक परंपरा यहाँ पर प्रचलित है। केसर सागा यहाँ का प्रसिद्ध लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसको बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग समान रूप से गाते हैं, और इस पर नाटक भी प्रस्तुत करते हैं। अब हम केरल की केस स्टडी देखते हैं। केरल जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने पर स्थित एक तटीय राज्य है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ ये एक ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है, और दूसरी ओर से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
यहाँ की जो जलवायु है ये गर्म और आर्द्र है, ह्यूमिड है, जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर केरल की पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग और इलायची। मसालों के कारण व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। कौन? केरल। व्यापार और ऐतिहासिक प्रभाव इस पे कैसे देखने को मिलते हैं? व्यापार की वजह से ऐतिहासिक प्रभाव कैसे देखने को मिलते हैं? ये सबसे पहले केरल में अरबी और यहूदी व्यापारी आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस ये लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और मतलब भारत में ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार का जो श्रेय दिया जाता है, सेंट थॉमस को ही दिया जाता है। और अरब के व्यापारियों ने यहाँ पर बसकर इस्लाम धर्म को फैलाया, जिससे अधिक मात्रा मतलब अधिक मात्रा में प्रेजेंट टाइम में मुस्लिम आबादी में देखने को मिलती है। और 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में लिखा कि केरल के समुदायों की बहुत इज्जत होती है। केरल में मुस्लिम समुदायों की बहुत इज्जत होती है। और 1498 में वास्को डिगामा समुद्री मार्ग की खोज करते हुए पुर्तगालियों के रूप में यहाँ पर आया, यूरोप से भारत तक समुद्री यात्रा की। और चीन के व्यापारी भी केरल में आए। हमें कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे एक जाल मिलता है, चीना वाला। चीना वाला होता क्या है? ये केरल में मछली मछली पकड़ने का एक जाल होता है, जो चीनी जालों से लगभग मिलता जुलता होता है। चीना चट्टी भी है। चीना चट्टी क्या होता है? ये एक प्रकार से भोजन तलने का बर्तन होता है, जिसका नाम जो है चीनी प्रभाव को दर्शाता है। ये चीन और चीना वाला चीना चट्टी ये एक ही तरीके के लगते हैं, इसीलिए। केरल की सांस्कृतिक ऐसी है। तो विभिन्न ऐतिहासिक प्रभावों के कारण यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, बौद्ध और यहूदी धर्म मतलब सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। जितने भी धर्म पाए जाते हैं वो सभी केरल में आपको देखने को मिल जाएंगे। और केरल का एक प्रमुख त्योहार है ओणम, जो यहाँ पे मनाया जाता है और जिसका मुख्य आकर्षण क्या है? नाव दौड़ प्रतियोगिता कहाँ पर होती है? केरल में होती है। और यहाँ की अगर जो खान पान की बात करें, यहाँ की जीवन शैली कैसी है, तो केरल की उपजाऊ भूमि है और जलवायु अच्छी है चावल की खेती के लिए। तो यहाँ पर मछली, चावल और सब्जी यही चीज मुख्य रूप से खाई जाती है। यही चीज खान पान में प्रचलित है। लद्दाख और केरल की अगर जो तुलना करें तो इसकी विशेषताएं और लद्दाख और फिर केरल। अगर स्थान की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है और वो भी रेगिस्तानी है, ठंडा रेगिस्तानी इलाका। और केरल दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है, समुद्री तट पर स्थित है। यहाँ की जलवायु कैसी है? सॉरी, केरल जलवायु लद्दाख की जलवायु ठंडी है, शुष्क है और ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ पे केरल में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, समुद्री क्षेत्र के पास में। और प्राकृतिक संसाधन में क्या है? याक, बकरी, पश्मीना ऊन। ये एक खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकाली जाती है, ये लद्दाख में होती है। और केरल में चावल हुए, नारियल, मसाले व्यापारियों का केंद्र रहते हैं। और मिर्च, लौंग, इलायची ये सारी चीजें। खेती लद्दाख में बारिश ना होने के कारण सीमित रहती है। और केरल उष्ण कटिबंधीय फसलें यहाँ पर अधिक होती हैं, जैसे धान की खेती अधिक मात्रा में होती है। मुख्य व्यवसाय लद्दाख में पशुपालन किया जाता है, ऊन का व्यापार और पर्यटन के लिए एक अच्छा स्रोत है। और केरल की बात करें तो मसाले, नारियल का व्यापार और मछली पकड़ना यह मुख्य रूप से किया जाता है। और लद्दाख में भोजन क्या होता है? जब मक्खन है, चीज है, मांस है, मतलब दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। और केरल की बात करें तो चावल, मछली, सब्जियां यही सब चीजें होती हैं।
धर्म, बौद्ध धर्म प्रमुख है लद्दाख में, क्योंकि बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते ही चीन में पहुंचता है। और फिर मुस्लिम धर्म के समुदाय भी मौजूद हैं। और केरल में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, यहूदी सभी प्रकार के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। तो ये 6 क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था। अब हम सेकंड चैप्टर देखते हैं, फिर थर्ड, फोर्थ ऐसे करके। ये सेकंड चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। विविधता विविधता का अर्थ क्या होता है? विविधता का अर्थ होता है भिन्नता या अंतर। यह जो अंतर है ये कई रूपों में हो सकता है। भाषा, धर्म, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, इन सभी के आधार पर भारत में विविधता बहुत अधिक है। यहाँ पर 8 प्रमुख धर्मों के अनुयायी रहते हैं और 16 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 100 से अधिक पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। विविधता से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? सभी लोग कई बार विविधता को स्वीकार नहीं करते हैं। जब लोग दूसरों को भिन्न मानते हैं तो वे उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें समूहों में शामिल नहीं करते हैं। इससे कई बार भेदभाव और असमानता भी बढ़ती है। तो विविधता से कई बार भेदभाव भी उत्पन्न होता है। विविधता से कई बार भेदभाव भी उत्पन्न होता है। ये एक समस्या है। फिर पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी के प्रति पहले से बनी धारणा या पक्षपातपूर्ण सोच रखना। ये जो धारणा है ये आमतौर पर नकारात्मक ही होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह किसी के प्रति पहले से ही एक नेगेटिव थॉट या नकारात्मक सोच रखना, ये पूर्वाग्रह का कारण होता है। उदाहरण से अगर जो समझें तो जैसे गांव के लोग अनपढ़ होते हैं और पिछड़े होते हैं। ये हम लोगों ने एक पहले से ही नेगेटिव थॉट बिठा रखा है कि गांव के जो लोग होते हैं ये अनपढ़ होते हैं और ये पिछड़े होते हैं। और शहरों के बारे में क्या रखते हैं कि शहरी लोग केवल
पैसों की चिंता करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जब आप एक दूसरे से मिलेंगे और उनकी परिस्थितियों को देखेंगे तब आप अच्छे तरीके से समझेंगे। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने समझे उसे अच्छा या बुरा मान लेते हैं तो यह पूर्वाग्रह ही होता है। पूर्वाग्रह का कारण क्या होता है? लोग लोग अपनी संस्कृति और भाषा को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। इससे कई बार पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। और परिवार और समाज से मिली धारणाएं, शिक्षा और जागरूकता। एक मिनट, वजह नहीं। शिक्षा और जागरूकता की कमी और मीडिया और फ़िल्मों का प्रभाव। देखिए, मीडिया का प्रभाव भी पूर्वाग्रहों को उत्पन्न करता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। पूर्वाग्रह का प्रभाव क्या पड़ता है? इससे पूर्वाग्रह से भेदभाव और असमानता बढ़ती है। पूर्वाग्रह से भेदभाव और असमानता बढ़ती है। लोग दूसरों की अक्षमता को नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं और उनकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो सकारात्मकता होती है, उसे वह नहीं देख पाते हैं। यह दोस्ती और सामाजिक मेल-जोल को भी प्रभावित करती है। अब स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? जब हम पूरे समूह को एक ऐसी छवि में बांध देते हैं, मतलब आपने किसी पूरे समूह को आपने किसी एक छवि में बांध दिया, एक जैसी छवि में, कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। ये लड़कियां नृत्य और चित्रकारी में ही अच्छी होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा हमें किसी व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को समझने से रोक देती है। ये इससे नेगेटिव थॉट होता है। और रूढ़िबद्ध धारणाओं का प्रभाव क्या होता है? यह लोगों को अपनी क्षमताओं को साबित करने से रोकता है। यह लैंगिक भेदभाव को जन्म देता है। समाज में असमानता और भेदभाव को भी बढ़ावा देता है। डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव, जब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है तो उसे भेदभाव कहेंगे। और यह जो भेदभाव है, ये धर्म, जाति, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकता है। भेदभाव के प्रकार, लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। जैसे लड़कों को लड़कियों के साथ मतलब लड़के और लड़कों लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और अवसर मिलते हैं। लड़कियों को घरेलू कार्यों में अधिक लगाया जाता है। ये भेदभाव लिंग के आधार पर होता है। लड़के खाना क्यों नहीं बना सकते हैं भाई? जाति के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। जैसे अछूतों को समाज में निम्न स्थान पर रख दिया जाता है और दलितों को शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा गया, बहुत समय तक रखा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसके शिकार हुए। धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग नजरिए से देखा जाता है। कुछ धर्मों को श्रेष्ठ तो कुछ को निम्न मान लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष की वजह से ये सही नहीं हो सकती। आर्थिक भेदभाव, गरीबों के साथ में भेदभाव किया जाता है। उन्हें स्कूल में नहीं उन्हें अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते हैं, अच्छा उन्हें इलाज नहीं मिलता है, अस्पताल अच्छे नहीं मिल पाते हैं और उन्हें बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। भेदभाव का प्रभाव क्या पड़ता है? ये सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाता है। आर्थिक असमानता और गरीबी ये भी उत्पन्न होती है। शिक्षा और अवसरों की कमी होती है। देखिए, भेद ये
जाति प्रथा और भेदभाव। भारत में जाति जाति प्रथा हजारों सालों से चली आ रही है। ऊंची जातियों को निम्न जातियों से नीचे समझा जाता है। दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भी भेदभाव किया गया दलितों के साथ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय से आते थे और उन्होंने जाति भेदभाव को महसूस किया और फिर बाद में उन्हें दलितों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय संविधान में समानता और अधिकारों की बात रखी। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर उन्होंने उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। क्या बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उन्होंने कोई आंदोलन किया था? नहीं। भेदभाव दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? शिक्षा और जागरूकता। लोगों को भेदभाव और दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना। लड़कियों और गरीब बच्चों को शिक्षित करना। कानूनी सुरक्षा कैसे? संविधान में भेदभाव रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। दलितों और पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। समान अवसर प्रदान करना, सभी लोगों को बराबर अधिकार देना, सामाजिक और आर्थिक समानता को कम करना, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। देखिए, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी इतनी जल्दी। विविधता को स्वीकार करना और एकता को बढ़ावा देना। अब थर्ड चैप्टर है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं।